नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम हमारा जो बैंकिंग और मौद्रिक नीति वाला अध्याय चल रहा है, उसी अध्याय में मौद्रिक नीति के तहत हम आरबीआई के कार्यों को पढ़ रहे थे। इन्हीं आरबीआई के कार्यों के अंतर्गत पहला कार्य हमने उसका निर्गमन, मुद्रा का निर्गमन और प्रबंधन देख लिया था। आज हम ये दूसरा कार्य देखेंगे, सरकारों के बैंकर के रूप में बैंक। आरबीआई एज ए बैंकर फॉर गवर्नमेंट। देखो भैया, वाइट बोर्ड पर आज क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं जयपुर में नहीं हूँ। जयपुर में शाम को पहुँचूँगा। शाम को पहुँचते ही इसके आगे का जो पार्ट रहेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। पर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें भी आनंद आएंगे आपको। चलिए, तो देखो भैया, दूसरा पॉइंट आज देख लेते हैं। बैंक के कार्यों में सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य। आरबीआई एज ए बैंकर फॉर गवर्नमेंट। आरबीआई एज बैंकर फॉर गवर्नमेंट। अच्छा, क्या कह रहा है ये, इसको देख लो भैया। देखो भैया, 3 तरह के हमने इसके वर्क देखे थे सरकारों के बैंकर के रूप में। देखो, एक जो हमारा सरकारी बैंक होता है ना, वो बैंकर तो होता ही होता है। बैंकर से मेरा तात्पर्य भैया, जैसे मेरा आम आदमी का कोई खाता है किसी बैंक में होता है, किसी बैंक में होता है, उसी तरीके से भैया ये जो मेरा देश है, इस देश का खाता कहाँ पर है, आरबीआई के अंतर्गत है। समझ गए। अच्छा, ऐसा ही नहीं, मेरे देश में सेंटर नहीं, स्टेट की गवर्नमेंट की बैंकिंग संबंधी कार्य भी भैया आरबीआई संभालता है। समझ गए। सेंटर और स्टेट दोनों का ध्यान रखना। दूसरा हो गया हमारा सलाहकार। दूसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों सलाहकार। ध्यान रखना, सलाहकार में क्या है। सलाहकार में भैया आर्थिक एवं मौद्रिक नीति पर परामर्श प्रोवाइड कराता है। समझ गए। अच्छा, और भैया, और दूसरा काम क्या है, एजेंट का। अरे भैया, ये बताओ, मुझे ऋण की आवश्यकता पड़ी तो मैं बैंक चले जाऊंगा, लेकिन सरकार को ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो ऋण उगाही का काम भी कौन करता है, आरबीआई करती है। स्पष्ट है। चलो, अब मैं इसके आपको जो बैंकर के रूप के कार्य हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें हमने देखा था कि भैया एक तो अंतर्राष्ट्रीय अकाउंट ही खोलते हैं अपन, एक घरेलू अकाउंट खोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में हमने देखा कि हमारे भारत देश के खाते आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, आईएफएडी में, एडीबी में, ग्रीन फंड, एक और अदर फंड होते हैं। उनमें जो भी खाते खुलते हैं उनको रिप्रेजेंट भैया हमारे यहाँ से आरबीआई करता है। आरबीआई उनको संभालता है। दूसरा, घरेलू खाते होते हैं। एक सामान्य खाता होता है, एक विशिष्ट खाता होता है। सामान्य खाते में हमने कल देखा था कि भारत का संचित निधि खाता, भारत का आकस्मिक निधि खाता और लोक लेखा खाता और अन्य कई खाते होते हैं सामान्य, जो इस श्रेणी में आते हैं। हमने देखा था भैया विशिष्ट खाते, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड हो गया, नेशनल डिजास्टर फंड हो गया, गवर्नमेंट पोटेंशियल डोमेस्टिक फंड होगा। ये संभावित घरेलू निधि होती है। क्या, संभावित घरेलू निधि कहते हैं इसको। और अन्य होती हैं। देखो, बाकी तो ये आपको क्लियर है ही। चलो, अब 2-3 कुछ छोटी छोटी बातें उनका ध्यान कर लो। ये जितने भी मैंने अकाउंट की आपसे बात करी है ना, इन सभी खातों का जो विवरण है वो भारतीय रिजर्व बैंक ही रखता है। मतलब कि आरबीआई क्या करती है, जितने भी हमारे अकाउंट है सरकार के, चाहे तो विदेश में हो चाहे अपने डोमेस्टिक हो, मतलब कि हमारे घरेलू खाते हों, दोनों जगह के खातों का जो स्टेटमेंट है वो कौन बना के रखता है भैया, ये बनाता है आरबीआई। और आरबीआई तैयार करके किसको देता है, वित्त मंत्रालय को देता है। मतलब वित्त मंत्रालय फिर इसको देख लेता है कि भैया ये हमारे खाते हैं। समझ गए। लेकिन कौन, हमारे देसी और विदेशी ये जो दोनों खाते हैं हमारे सरकार के, इनके स्टेटमेंट तैयार करके किसको देता है आरबीआई, वित्त मंत्रालय को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को देता है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री फिर क्या करता है भैया, फाइनेंस मिनिस्ट्री फिर कैसे हमारी योजनाओं को आगे लेके जाना है, हमारी मौद्रिक नीति क्या होगी, उसके लिए भी फाइनेंस मिनिस्ट्री काम करता है। देखो, और एक दूसरा सिनेरियो और देख लो कि ये जो सेंटर स्टेट है ना, ये जो आरबीआई ही राज्य और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का विक्रय करता है। ये दूसरा काम, ये भी आप इसका समझो। देखो, क्या है कि गवर्नमेंट तो खुद तो सेल करने जाती नहीं है, किसके थ्रू करवाती है, ये प्रतिभूतियों का विक्रय करवाती है आरबीआई के माध्यम से। समझ गए। और ये जो पैसे आरबीआई की सेल करके लेके आते हैं, ये जो भैया पैसा है, इस रुपये को कहाँ लेके जाते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल देते हैं। और गवर्नमेंट का अकाउंट कहाँ पर है, आरबीआई में है। समझ गए। स्पष्ट। तो हमने देखा भैया कि सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। कौन करता है, आरबीआई करता है। अच्छा, इसमें ध्यान रखो, ये जो सरकारी प्रतिभूति बिक्री का कार्य है ना, ये जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है 3 तरीके से करता है। एक तो भैया एक नीलामी विक्रय होता है, एक रेपो विनिमय होता है, एक होता है खुले बाजार की क्रियाएं। देखो, इन तीनों के बारे में
मैंने आपसे थोड़ा थोड़ा डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। और रेपो की यदि मैं बात करूँ तो ब्रीफ क्या, मैंने आपको उसमें अधिकतम सभी चर्चाएं आपसे कर ली थी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस को भी हमने देख लिया था। एक बार भैया इसके विक्रय किस हिसाब से सरकारी प्रतिभूतियों को करते हैं और सरकार के पास पैसा आता है, इस सिनारियो से और देख लेते हैं। देखो पहला जो इसमें ऑप्शन है भैया सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय का, वो होता है ऑक्शन सेल। क्या होता है, जैसे हम भैया घर दुकान किसी को ऑप्शन करनी है, ये अपना घर है, इसके लिए ऑक्शन तुमने लगा दिया। अब ऑक्शन जो एक तो डेट आ जाती है कि भैया हम इसकी क्या करेंगे, नीलामी करेंगे। और नीलामी करने के लिए दूसरा करते हैं कि इसी को एक आरक्षित कीमत तय कर देते हैं। जैसे कि भैया ये घर नीलाम होगा तो एटलीस्ट वही आओ भैया जो 10 लाख रुपए लेके आ सकता हो। ये हमारी क्या रिजर्व कीमत होती है। इसी प्रकार से जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, इन प्रतिभूतियों का भी एक रिजर्व प्राइस होती है। क्या होती है भैया, इन प्रतिभूतियों की रिजर्व प्राइस होती है। और उसके बाद भैया इसके जो खरीदार कौन कौन होते हैं, जैसे मकान खरीद लिया अपने आम जन ने, जैसे मैंने जाके ले लिया भैया 12 लाख में मैंने नीलाम करवा लिया, 12 लाख से ऊपर कोई बोली देने वाला था ही नहीं। इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, प्रतिभूतियाँ होती हैं, उनकी एक आरक्षित कीमत होती है। उस आरक्षित कीमत पर बोली लगाई जाती है और जो सर्वाधिक बोली लगाता है उसको भैया ये प्रतिभूति दे दी जाती हैं। ऊंची कीमत पर बोली लगाने वाले को ये प्रतिभूतियों को सेल कर दिया जाता है। समझ गए, ये सिंपल तरीका होता है। अच्छा, ये जो तरीका है, अब इसके लिए कोई ऑफिस लगता है क्या जब बाहर लेने आते हैं? नहीं, ये जितने भी भैया आजकल RBI सिक्योरिटीज़ की सेल वगैरह करता है, तो कहाँ से करता है सेल परचेज? ई कुबेर प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई दुकान है भैया, कोई बाज़ार है, एक दुकान ये, एक दुकान ये, एक दुकान ये, एक दुकान ये है। इसी प्रकार से भैया इस ई कुबेर प्लेटफॉर्म में ये दुकानें बनी हुई हैं। यूँ मान लीजिए कि सेल परचेज करने की ऐसी दुकान बनी हुई है। जैसे कि भैया आपको ऑक्शन सेल करना है तो यहाँ चले जाओ। आपको यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रेपो और रिवर्स रेपो से लोन लेना है तो आप इस विंडो पे चले जाओ। MSF लेना है तो इस विंडो पे आ जाओ। ये जो सारी विंडो देख रहे हो या आप सारी जो दुकानें देख रहे हो, ये कहाँ पर आपको मिल जाएंगी? ई कुबेर प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगी। मतलब ये दुकानें कैसी हैं, वर्चुअल दुकान है और जो कहाँ पर स्थापित हैं? ई कुबेर पे। अब मतलब अगर मेरा कोई बड़ा वित्तीय संस्थान है और मुझे ये सिक्योरिटीज़ खरीदनी है तो मैं कहाँ से लूँगा? इस ई कुबेर प्लेटफॉर्म से खरीद बिक्री कर सकता हूँ। और मेरे पास है और उसको भी यदि मुझे बेचनी है सरकार को, तो भी मैं कहाँ करूँगा? ई कुबेर प्लेटफॉर्म का ही यूज़ करूँगा। चलो, दूसरा तरीका है भैया सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर सरकार को पैसा कमाने का। वो होता है भैया रीपर्चेज ऑप्शन। ध्यान रखो मैंने क्या बोला, रेपो विनिमय, रीपर्चेज ऑप्शन। पुनर्परचेज मतलब क्रय, पुनर्क्रय आपको क्या मिल जाता है? एक ऑप्शन मिल जाता है ना। इसको ऑप्शन की जगह आप क्या कर लेना, विनिमय मान लो, एक्सचेंज कर देता हूँ मैं। रीपर्चेज ऑप्शन है ना, इसको रीपर्चेज विनिमय और इसको एक्सचेंज कर देता हूँ। मतलब आपको एक ऑप्शन मिल रहा है क्या? पुनर्क्रय करने का। क्या पुनर्क्रय करने का? सिक्योरिटीज़ पुनर्क्रय करने का। अब देखो राहुल, तुम्हारी जो समस्या थी ना, आज संभवतः वो दूर हो जाएगी। जो आप कह रहे थे कि सर ये सिक्योरिटीज़ क्यों देते हैं, मेरे जचेगी तो मैं बेचूंगा, नहीं जचेगी तो बेचूंगा। जो तुम्हारे सवाल थे वो बिल्कुल वाजिब सवाल थे। अब उनको एक बार हल्के से समझ लेना। देखो मैंने ये 2-3 चीज़ों को ध्यान कर लो। पहले फैक्ट कि जो रेपो जो एक्सचेंज की स्टार्टिंग कब हुई थी भैया? 1994 में हुई थी। और इसके तहत 2 प्रकार के एक्सचेंज होते थे। एक एक्सचेंज को हम बोलते थे रेपो लोन और एक होता था रिवर्स रेपो लोन। देखो जो रेट लगती है ना, इस लोन पे ही लगती है, इसको लोन ही बोलते हैं, ध्यान रखना। या आप रेपो रेट बोलते हो, किस पे लगती है? वो तो लगेगी भैया रेपो लोन पे। और रिवर्स रेपो रेट आप बोलोगे वो किस पर लगेगी? दर आपकी रिवर्स रेपो लोन पर। स्पष्ट है यहाँ तक? विनिमय मतलब क्या हो गया कि मैं जो ये लोन ले रहा हूँ इसमें दो लोगों के बीच में कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? विनिमय बोलते हैं। स्पष्ट है? चलो आगे इस छोटे से डायग्राम से देखो, तुम्हें पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ये है सब RBI, बैंकों का बैंक। ये अपना एक SBI है, ये अपना BOB है, दोनों शेड्यूल कमर्शियल बड़े बैंक है। अच्छा, अब रेपो लोन होता क्या है? पहले उसका एक थोड़ा सा समझ लो कि भैया इनका विनिमय कैसे होता है। इसमें एक चीज़ और लिख लेना भैया, ये शॉर्ट टर्म होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अल्पकाल के लिए लोन होता है, ये 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, इतने दिन के लिए दिया जाता है। शॉर्ट टर्म का लोन होता है ये।
ध्यान रखना, ये रेपो लोन होता है जिस पर जो दर तय होती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट, ये लोन तुम्हारे दिमाग में रहेगा ना तो ये रीपर्चेज ऑप्शन रेपो लोन है या ये रेपो रेट है, तुम्हें परेशान नहीं करेगा। इन सरकारी प्रतिभूतियों को सरकार कैसे बेच के अपने अकाउंट में पैसा लेके आती है। अब देखो ये है आरबीआई। आप सभी को मालूम है कि भैया आरबीआई के माध्यम से ही सरकार अपनी प्रतिभूतियों को खरीद बेच करती है, समझ गए। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, इसके पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पड़ी थी। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इसको किसको दे दी? आरबीआई को दे दी। और आरबीआई ने इसके बदले में क्या दे दिया? एसबीआई को लोन दे दिया। क्या दे दिया? लोन दे दिया। अच्छा, लोन दे दिया तो सर अब ये बताओ कि ये रेपो लोन ही क्यों कहलाया? लोन दे दिया तो इसको और कौन सा और दूसरा लोन क्यों नहीं बोला आपने? देखो भैया, रीपर्चेज ऑप्शन में क्या होता है, ये जो प्रतिभूति जो मैं आपसे ले रहा हूँ ना, मतलब कि आपसे परचेज कर रहा हूँ, रीपर्चेज इसीलिए तो बोलते हैं रेपो लोन, कि इस आरबीआई ने एसबीआई से क्या कर लिया? परचेज कर लिया। और परचेज करने के माध्यम में इसको क्या दे दिया? लोन के रूप में पैसा दे दिया, समझ गए। और यहाँ पर ये जो कागज़ का दस्तावेज था जिसको आप सिक्योरिटीज़ कहते हो, ये इसने क्या कर लिया? परचेज कर लिया। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रीपर्चेज ऑप्शन। अब देखो इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है ऑप्शन। ऑप्शन से मेरा क्या तात्पर्य है कि भैया ये जो प्रतिभूति, जैसे ये प्रतिभूति यहाँ सब आपकी डिटेल लिखी हुई है, इस प्रतिभूति में एक लाइन और लिखी रहती है कि ये कहता है कि ये एक निश्चित अवधि, दिनों की अवधि में मैं इसको वापस ले लूँगा आपसे। एक निश्चित दिनों की अवधि में मैं क्या ले लूँगा? आपसे वापस ले लूँगा। ये कौन कहता है? ये भैया इस ऐसे डॉक्यूमेंट्स होता है, इसमें लिखा रहता है, डेट लिखी रहती है कि 7 दिन के लिए है, 5 दिन के, 14 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, ये इसमें लिखा हुआ रहता है, समझ गए। मतलब कि रेपो विनिमय में एक तो हमने चीज़ ये देखी कि भैया ये शॉर्ट टर्म होता है लोन। दूसरा, इसमें 2 बातें और होती हैं, पुनर्खरीद, मतलब कि एक निश्चित दिन की अवधि के अंतराल में आप इस सिक्योरिटीज़ को वापस एसबीआई बैंक खरीद सकता है, समझा? मतलब इसको खरीदनी पड़ेगी और नहीं खरीदता है तो देखेंगे क्या होगा। ये इसमें क्लॉज लिखा हुआ रहता है कि आपको वापस लेनी पड़ेगी। मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर दिए जाने वाला जो लोन है, ऐसा ऋण को क्या बोलोगे आप? रेपो ऋण बोलोगे। अच्छा, इसमें ध्यान करो, कोई भी आप लोन लेने जाते हो, जैसे होम लोन लेने गए तो ये बैंक है, ये जैसे आप हैं, तो आप जब बैंक से लोन लेने जाएंगे तो क्या करेंगे? अपने घर के कागजात दे देंगे ना, घर के कागजात इस बैंक को दे देंगे। अच्छा, और बैंक क्या करेगा? इसके बदले में आपको लोन दे देगा। यही होगा ना, कागजात आप लेके गए बैंक में अपने घर के, तो आपने घर के कागज़ दे दिए, तो इसमें क्या हो गया? कोलेट्रल बोलते हैं इसको। आपने ये पहले भी हमारे साथ सुना था, कोलेट्रल मतलब आपने कोई ना कोई धरोहर रख दी, इसको क्या बोलेंगे? धरोहर रख दी। इसी तरीके से भैया ये जो अपना रेपो लोन है, ये भी आपको आरबीआई जब ही देगा और उतना ही देगा जितनी आप भैया सरकारी प्रतिभूति लेके आओगे, ये धरोहर लेके आओगे। इसीलिए इसको कोलेट्रल भी बोलते हैं। क्या? कोलेट्रल लोन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, मैं एक एक शब्द बोल रहा हूँ, उसका विशेष ध्यान रखना। इस धरोहर के अगेंस्ट में आपको क्या मिल जाता है? लोन मिल जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। लेकिन ये लोन ऐसा होता है जिसमें ये लिखा रहता है कि आरबीआई इन सरकारी प्रतिभूतियों को एक निश्चित दिन में वापस आपसे खरीद लेगा। क्या? वापस आपसे खरीद लेगा। अब राहुल ने मेरे से कहा था कि सर ये बताओ, ये क्या ज़रूरत है इसको खरीदने की, क्यों खरीदेगा वापस? अब एसबीआई मना कर दे कि साहब मैं तो सपोज़ करो, देखो पहली बात इसमें एक सिनेरियो देख लेना राहुल, कि ये जो एसबीआई रेपो लोन के अंतर्गत तो क्या होगा, जैसे अगर लोन नहीं चुकाता है तो क्या है, आरबीआई के पास ये धरोहर पड़ी है सिक्योरिटीज़ की, ये सिक्योरिटीज़ को बाज़ार में बेच के क्या कर सकता है? अपना लोन को पूरा कर सकता है, समझ गए। लेकिन इसमें एक क्लॉज जो मैं आपसे कह रहा हूँ, रीपर्चेज ऑप्शन, पर्टिकुलर दिन के बाद ये आरबीआई इससे वापस मांग लेगा कि भैया लाओ अपना पैसा लेके जाओ और सरकारी प्रतिभूति वापस दे जाओ, समझ गए। अभी मैं इसको दूसरे तरीके से आपको और समझाऊंगा। एक बार ये देख लो भैया, रिवर्स रेपो में क्या होता है? रिवर्स रेपो में उल्टा हो जाता है इसका। रिवर्स रेपो, रीपर्चेज को उल्टा कर देना। कैसे? अब भैया जो आरबीआई लोन दे रहा था, ये कौन? बीओबी से लोन लेगा। क्या? आरबीआई बीओबी से लोन लेगा। और किस माध्यम से लेगा? कोलेट्रल क्या है? धरोहर क्या है? सरकारी प्रतिभूति हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो लोन। अब देखो, ये जो आप लोन ले रहे हो ना सरकारी प्रतिभूतियों के अगेंस्ट में, और जिस दर पर ये लोन लेके आओगे उसी दर को क्या बोलेंगे? या तो आपने अगर रेपो लोन लिया है तो रेपो रेट, और रिवर्स रेपो लोन लिया है तो रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे।
स्पष्ट है। अब मैं इसको देखो आपको एक उदाहरण से क्लियर करवाता हूँ कैसे इसमें एक्सचेंज चलता है, आपको ध्यान आ जाएगा विषय। देखो वर्तमान में रेपो रेट जो चल रही है रेपो लोन पर वो चल रही है 4% और रिवर्स रेपो रेट चल रही है 3.35%। ये उस लोन पर आपको क्या मिलेगा, रेपो रेट मिलेगी या रिवर्स रेपो रेट रहेगी। अब मेरी बात सुनो, ये तो था अपना RBI, ये था अपना SBI और ये था अपना BOB। RBI ने क्या किया, SBI को लोन दे दिया और इसके बदले में SBI ने इसको क्या दे दी, सरकारी प्रतिभूति दे दी। समझ गए। अब बताओ भैया इस सिनारियो में क्या होगा, जैसे सपोज़ करो 100 रुपये की सरकारी प्रतिभूति थी और 100 रुपये का ही आपने RBI से लोन लिया, 7 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए लिया, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया। सपोज़ करो भैया अभी वर्तमान में दर क्या चल रही है, 4%। तो इनने कहा भैया 10 दिन में पैसा वापस लौटा दोगे तो आपको 4% क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो भैया 4% ब्याज लग गया, आपको 104 रुपये किसको लौटाने, 104 रुपये आपने वापस जो लौटाए वो RBI को लौटाए, कितने, 104 रुपये लौटा दिए। स्पष्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने 4% पे पैसा लेके आए, किससे लेके आए, SBI से लेके आए। फिर आपने क्या किया, आपने इसको होम लोन में चला दिया, आगे पैसे को, पैसा आ गया ना आपके पास, सरकारी प्रतिभूति है तो आपके पास कागज़ी टुकड़ा और दस्तावेज, एक प्रमाण पत्र यूँ ही पड़ा हुआ था, आपने इसको RBI को दिया, RBI ने इसके बदले में आपको पैसा दे दिया, होम लोन दे दिया आपने, व्हीकल लोन दे दिया, वो अन्य लोन दे दिए और उसके माध्यम से आपने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया। सपोज़ करो आपने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन दिया, क्या 10% से आगे लोन दिया होम लोन को। तो मुझे बताओ ये 4% से लेके 6% तक के बीच, 10% के बीच में कितना स्प्रेड आपको देखने को मिला, 6%। मतलब 6% लाभ कमाएगा किस पे। अब राहुल जो तुम पूछ रहे थे ना कि सर ये सरकारी प्रतिभूतियाँ क्यों रखते हैं, देखो बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखो, जो बैंकिंग का कार्य होता है ना उसमें फ्लक्चुएशन चलता रहता है डिपॉजिट्स का। तो क्या होता है भैया, अपने रोज़मर्रा के कामों में शॉर्ट टर्म के लिए इनको क्या पड़ता है, अत्यधिक पैसों की आवश्यकता पड़ती रहती है। किनको, बैंकों को। अब देखो मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे भैया दिवाली आने वाली है ना, दिवाली में भैया घरों में हम कैश लेके आते हैं बैंक से, अपने डिपॉजिट में से, क्यों, हमें ख़रीदारी करनी होती है इसलिए। अच्छा मुझे बताओ, ये कैश बैंकों से आया तो बैंकों में जो भैया मनी पड़ी हुई थी वो मनी कम हुई ना, मनी कम हुई, मनी कम कैसे हुई, बैंकों में अब डिपॉजिट कम हो गया, कैश हम लिया है अपने पास, तो ये जो जमा थी ये जमा हमारे पास कम हो गई। समझ गए। जैसे ही जमा कम हो जाएगी तो भैया ये जो दिवाली के सीज़न में सपोज़ करो आपको गाड़ी ख़रीदनी है ना, कोई किसी को भैया मकान नया ख़रीदना है, दिवाली के टाइम पे सब शुभ काम करना चाहते हैं, तो भैया बैंक इस समय पर पैसा कहाँ से लेके आएगा, लोग बाग भी कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, बैंक किसके पास जाएगा, RBI के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, RBI के पास जाएगा और RBI इसको सरकारी प्रतिभूतियों के अगेंस्ट में इसको लोन दे देगा। तो राहुल समझे सरकारी प्रतिभूति क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा भैया अर्थव्यवस्था में आप इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखो, 4% है, 3.25% है और ये हमेशा जो रिवर्स रेपो रेट होती है कम होती है। मतलब RBI लेता तो आपसे ज़्यादा है, कितना लेता है ज़्यादा, 0.75% जब भैया लोन देता है, लेकिन खुद लोन जब बैंक से लेता है, जब खुद लोन बैंक से लेता है, मतलब ये इसने ले लिया लोन और ये आपकी हो गई प्रतिभूतियाँ। समझ गए। अब ये जो खुद लोन लेता है तो कम दर पे लेता है। समझ गए। मतलब कि BOB ने RBI से क्या लिया, लोन लिया, प्रतिभूति अपनी दे के, BOB ने, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में BOB द्वारा RBI को लोन दिया गया और RBI ने इसके बदले में प्रतिभूति दे दी और प्रतिभूति पे क्या लिख दिया, रीपर्चेज ऑप्शन, मतलब कि पर्टिकुलर दिन के बाद मैं इसको वापस आपसे ले लूँगा, इतने दिन के लिए ये आपसे लोन लिया गया है। अच्छा सपोज़ करो RBI ने इसको लोन दिया 100 रुपये का, कितना, 100 रुपये का लोन दिया और उसके बदले में RBI की प्रतिभूति ये लेके आ गया। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, कितना इसको BOB को ब्याज मिलेगा इस पर 100 रुपये पे, 3.35 रुपये। तो 7 दिन बाद या 10 दिन बाद जो भी आपने लिया तो ये कितना हो गया, 103.35 हो गया। अब मुझे बताओ, इस समय चल रहा है आपके ऐसा सीज़न जहाँ पर मंदी है, या फिर आपके ऐसा सीज़न चल रहा है कि कोई त्यौहार आपको नज़र नहीं आ रहे हैं,
तो ये बैंक क्या करेगा भैया, ये बैंक क्या करेगा कि पैसा अपने पास आइडियल नहीं पड़े रहने देगा। क्या इतना भैया डिपॉजिट है, इसको क्यों अपने पास पड़ा रहने देगा? वो क्या करेगा, ये जो नकद आधिक्य है इसके पास, इस नकद आधिक्य को रेपो लोन, सॉरी री रेपो लोन बोल दीजिए, वो रिवर्स रेपो लोन किसको दे देगा? आरबीआई को दे देगा। समझ गए? और आरबीआई ऐसा क्यों करेगा? आरबीआई को क्या ज़रूरत पड़ी भैया ये लोन लेने देने की? देखो, मौद्रिक नीति को कंट्रोल करने के लिए वर्तमान में ये प्रमुख उपकरणों में से अब काम आता है रेपो लोन और रिवर्स रेपो लोन। अब मुझे एक चीज़ बताओ भैया, यदि बाज़ार में तरलता बहुत बढ़ जाए, यदि बाज़ार में तरलता बढ़ जाए तो आरबीआई ऐसा कौन सा स्टेप उठाएगा जिससे कि भैया बाज़ार की जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाए? देखो, हमने मनी सप्लाई में ये 4 माप देखे थे, M1, M2, M3, M4, है ना। ये क्या होती है? तरलता के क्रम, मतलब घटते हुए तरलता के क्रम में होती हैं। इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। मतलब सबसे ज़्यादा तरल M1 होती है, फिर M2, M3, M4। अभी मैं केवल M1 की बात करूँगा। इस M1 मनी सप्लाई को मैंने आपसे चर्चा किया था कि बाज़ार में जितना भी कैश पड़ा है प्लस बैंकों में जो डिमांड है ना, मतलब कि जो डिमांड डिपॉजिट से मेरा तात्पर्य है ऐसी डिपॉजिट जो हम जाके सीधे लेके आ सकते हैं, मतलब सेविंग बैंक में, करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो, ये आपके तरल माना जाता है ना। क्योंकि मुझे यदि ज़रूरत पड़ी तो तुरंत जाके मैं बैंक से ही पैसा निकाल के ला सकता हूँ, एटीएम से भी निकाल सकता हूँ, और कैश मेरे पास पड़ा होता ही, इसलिए M1 को सबसे ज़्यादा तरल कहते हैं। M2, M3, M4 को आगे देख लेंगे। यहाँ तक स्पष्ट है? ये राहुल तुम्हारे लिए, सभी के लिए वैसे लाभदायक है जो तुमने प्रश्न पूछा था ना। देखो क्या होता है, मैंने अभी आपसे क्या चर्चा किया, बैंकों के पास यदि आधिक्य पैसा पड़ा है ना, आधिक्य पड़ा है, तो भैया वैसे भी यदि आधिक्य आपके पास पड़ा है तो आपको क्या करना पड़ता है भैया, आपके जो सेविंग अकाउंट होल्डर हैं उनको आपको ब्याज तो देना ही पड़ता है ना। सपोज़ करो 3.5% आप ब्याज दे रहे हो उनको, कितना? 3.5% ब्याज दे रहे हो। तो भैया सपोज़ करो आपके बैंक में 100 रुपये हैं जो आधिक्य है, 100 रुपये आधिक्य है, तो भैया आपको 103.50 रुपये तो देने ही पड़ेंगे ना। तो ये 3 रुपये 50 पैसे कहाँ से कमाओगे? वैसे ही बैंक क्या करता है, अपने पास कभी भी इन आधिक्य को पड़ा नहीं रहने देता है, इनको क्या करता है भैया, परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट कर देता है। परफॉर्मिंग एसेट से मतलब क्या है कि ऐसी एसेट जिसको क्या कर सकें, परफॉर्म करवा सकें। खाली यूँ, अगर तुम्हारे पास सपोज़ करो एक दुकान रखी हुई है, एक दुकान पड़ी है, अब उस दुकान को तुमने यूँ पटक रखी है, लाखों रुपए की दुकान है, अब उसको, इस एसेट को, जो आइडियल एसेट पड़ी है, यदि आप इसको किराए पे दोगे तो आपका क्या होगा भैया? किराए पे दोगे तो आपको लाभ होगा, आय होगी। और ये जो आय होगी आपको, ये आपने क्या बोला कि साहब ये जो मेरी एसेट थी मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट कर लिया। ये भी मैंने आपके साथ चर्चा करी थी। इस निमित्त क्या होता है, कोई भी बैंक के पास जो एसेट पड़ी हुई होती है, अधिक होता है, तो उसका वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या फिर रिवर्स रेपो लोन में, क्या? रिवर्स रेपो में इन्वेस्ट कर देते हैं या रिवर्स रेपो में लोन ले लेते हैं, लोन दे देते हैं, माफ़ करना। मतलब कि इसमें क्या होता है, ये एसबीआई बैंक क्या करेगी, रिवर्स रेपो में इनको लोन दे देगी 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कितने भी दिन के लिए दे सकती है ना। री रेपो बोलते हैं। ये लोन दे दिया, इन्हें क्यों दिया? अरे भैया वैसे भी तो पैसा पड़ा हुआ है, यदि बाज़ार में कोई आवक नहीं है, कमाई नहीं हो रही, इतना लोन नहीं जा रहा, तो कम से कम मुझे इस पर मैं लोन लेता हूँ तो 3.35%, ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा ना, ये तो आरबीआई देगा ही देगा इस लोन के बदले में। तो एसबीआई क्या करता है, पुनर्खरीद के एक आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, अनुबंध करके आरबीआई को प्रतिभूति दे देता है, और आरबीआई से इस बदले में वो ब्याज प्राप्त कर लेता है। मतलब कि पैसे को आइडियल नहीं पड़े रहने देता, उस पर कमाई करना चाहता ही चाहता है। समझ गए? अच्छा, एक कंडीशन और देख लो राहुल। अब जैसे ये कोई बैंक है ना, अब भैया इस बैंक में इस समय पैसे हैं 100, कितने पैसे हैं 100। अब टाटा जैसा कोई बढ़िया क्लाइंट इसके पास आया और उससे बोला कि साहब मुझे 110 रुपये का लोन चाहिए। अब ये क्या करेगा, बोलेगा मेरे पास तो 100 रुपये ही है, इसमें से मुझे CRR भी रखनी है, SLR भी रखनी है, और इतना अच्छा ग्राहक को मैं छोड़ नहीं सकता। तो बैंक क्या करेगा, बैंक जाएगा बैंकों के बैंक पापा जी आरबीआई के पास, आरबीआई को बोलेगा उसके पास जो SLR को छोड़ के जो सिक्योरिटीज़ पड़ी हैं, ध्यान रखना
SLR को छोड़ के जो सिक्योरिटीज़ पड़ी हैं वो RBI को दे देगा और RBI इसके बदले में क्या दे देगा, इसको लोन दे देगा। सपोज़ करो 50 रुपये की इसने सिक्योरिटी दी तो 50 रुपये का भैया इसने लोन ले लिया। और शॉर्ट टर्म के लिए लोन होता है 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 13 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, समझ गए। 3 से 14 दिन का होता है सामान्यतः रिवर्स रेपो। और इससे क्या होगा भैया, जैसे ही RBI से लोन लेके आया, रेपो लोन लेके आया बैंक, तो क्या होगा भैया, टाटा को फिर ये लोन दे देगा, लो साहब लोन ले जाओ, समझ गए। तो ये बढ़िया कस्टमर थोड़ी खोना चाहेगा। और इस निमित्त यदि बैंकों में कमी आई तो ये जो पैसा लेके आ रहा है बैंक, ये सपोज करो SBI बैंक RBI से, तो किस नाम से लेके आ रहा है, रेपो लोन के नाम से लेके आ रहा है। और जिस दर पे लेके आ रहा है पैसा उसको रेपो रेट बोलेंगे। स्पष्ट है। राहुल क्यों लेके आता है बैंकों को, कहाँ ज़रूरत पड़ जाती है बैंकों के साथ, ये बड़ी समस्या होती है ना। जब बैंकों की नकद उगाही कम होती है ना, जब बैंकों की नकद उगाही कम होती है तो और आपको ऋण वितरण की मात्रा अधिक होती है, तो नकद अभाव की समस्या को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, RBI के पास जाके लोन लेके आ जाते हैं। और इस लोन को क्या बोलते हैं, रेपो लोन बोलते हैं। और जिस दर पर RBI आपसे ब्याज लेता है उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं, समझ गए। मतलब कि आपने लोन तो कितने पे लेके आए, RBI से लोन तो आपने लिया सपोज़ करो 4% पे, और आपने ये जो आपका बैंक है, इस बैंक ने आगे टाटा को दे दिया ये सपोज़ करो 7% पे। तो ये जो आपने लाभ कमा रहे हो 3% का, ये काम आ गया ना आपके, समझ गए। इसलिए भैया आप अपने यहाँ पर बिल्कुल आधिक्य को पड़ा नहीं रहने देते हैं। या आपके नकद की उगाही कम हो या नकद की कोई समस्या हो तो भी क्या करते हैं, RBI से हम तुरंत लोन लेके आते हैं। और ये जो लोन लेके आ रहे हैं इसके साथ हम किस बेसिस पे करते हैं, सिक्योरिटी मतलब धरोहर के माध्यम से करते हैं। और रेपो लोन का जो कागज़ होता है उसमें पूर्णतः ये MOU लिखा रहता है, मतलब आपस में एग्रीमेंट लिखा हुआ होता है कि इतने दिन के बाद पश्चात हम आपकी वापस सिक्योरिटीज़ लेके पैसा दे देंगे या पैसा दे के सिक्योरिटीज़ ले लेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात देखो ये क्यों करती है भैया, कहाँ ज़रूरी पड़ती है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सबसे बड़ी बात, मौद्रिक नीति का जो वर्तमान में हम काम में लेते हैं, 2 काम में करते हैं, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और तरलता को समायोजित करने के लिए। अच्छा, महंगाई कंट्रोल करना है तो हम क्या काम में लेंगे, जैसे सपोज़ करो हमारे यहाँ पर महंगाई अभी वर्तमान में बढ़ी हुई है, तो आप एज ए अधिकारी RBI के या मॉनेटरी कमेटी में आप ऐसा क्या निर्णय बताओगे कि इस महंगाई को कंट्रोल कर सको। देखो महंगाई का मतलब क्या हो गया कि इस बाज़ार में पैसा अधिक है, पैसा अधिक है ना, तभी तो चीज़ें महंगी हो रही हैं। मतलब कि लोग के पास पैसा है, आराम से तुम खरीदने जा रहे हो, इसीलिए भैया क्या हो रहा है, महंगाई हो रही है। तो ये पैसे को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, आपने एक काम किया, क्या काम किया, रिवर्स रेपो यूज़ में ले लिया। क्या ले लिया, रिवर्स रेपो को लोन में ले लिया। देखो मित्र, इसमें दोनों काम होंगे। अच्छा, मुझे आपको वैसे बताना तो ये है कि इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो और रिवर्स रेपो रेट में मैं क्या अंतर करूं कि ये महंगाई कंट्रोल हो जाए, दोनों में क्या अंतर करूं। रेपो रेट तो होती है भैया RBI हमें क्या दे दे, लोन दे दे। अब मुझे बताओ RBI ने रेपो रेट अभी कर रखी है, अब देखो मुझे बताओ RBI ने अपनी रेपो रेट कर रखी है 4%, समझ गए। अगर इस रेपो रेट को, मतलब कि रेपो रेट है ना, मतलब कि RBI आपको लोन दे रहा है, पैसा दे रहा है, इस रेपो रेट को आपकी इस रेपो रेट को RBI ने क्या किया, 6% कर दिया। क्या कर दिया, इसमें 200 बेसिस पॉइंट की वृद्धि कर दी। इसको ऐसे ही बोलते हैं बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट से मेरा क्या तात्पर्य है, 100 को मैंने आपको बताया था, 100 1% जो है, जिस मतलब परसेंट जो होता है वो 100 को बताता है। तो भैया इस 100 को इन्होंने जो तोड़ते हैं, जो पर्टिकुलर इसको इकाई मानते हैं, बेसिस पॉइंट बोलते हैं। क्या, बेसिस पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि भैया 30 बेसिस पॉइंट कम कर दिया, मतलब कि यदि 4% है और इसमें 30 बेसिस पॉइंट की हमने रेपो रेट में कमी कर दी तो ये कितना हो जाएगा, 3.70% रह जाएगा। और वृद्धि कर दी तो कितना हो जाएगा, 4.30% आपकी रेपो रेट हो जाएगी। इसको बेसिस पॉइंट बोलते हैं। तो 200 बेसिस पॉइंट क्या कर दिए, बढ़ा दिया, तब 6% हो गया। अब मुझे बताओ कोई बैंक RBI से लोन लेने जाएगा क्या 6% पे,
बैंक बोलेगा मुझे क्या लाभ 4% लेने का, 6% तो भैया मुझे लोन मिल रहा है और उसके बाद मेरे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होते हैं, तो मेरे लिए अब ये लाभ का विषय नहीं है। तो क्या करेगा, आरबीआई से रेपो रेट से मतलब लोन लेके नहीं आएगा। जब लोन लेके नहीं आएगा तो मुझे बताओ बैंक के पास पैसा कम होगा या बढ़ेगा? बैंक के पास पैसा कम होगा। बैंक के पास पैसा कम होगा तो क्या होगा, बाज़ार में मनी सप्लाई M1 ये जो मनी सप्लाई है ये भैया मनी सप्लाई कम हो जाएगी। समझ गए? अभी जब मनी सप्लाई कम होगी तो महंगाई कम हो जाएगी। समझ गए? मतलब उपाय मैं बता रहा हूँ, यदि महंगाई बढ़ रही है तो रेपो रेट भी क्या कर दो, बढ़ा दो। समझ गए? अच्छा अब इस दूसरा फैक्टर बताओ मुझे। अब जैसे कि रिवर्स रेपो रेट है, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रिवर्स रेपो रेट में हम क्या करेंगे? देखो आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट जैसे अभी 3.35% है, 3.35% है। यदि इसको आरबीआई बढ़ा के 4% कर देता है, ये लो साहब 3.35% है, 0.65 बेसिस पॉइंट की वृद्धि कर दी रेपो रेट में, और अब रेपो रेट हो गई आपकी 4%। कितनी हो गई? 4%। समझ गए? और ये रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट जो होती है वो क्या होती है, या रिवर्स रेपो लोन क्या होता है? ये आरबीआई है, ये एसबीआई है, तो इसमें रिवर्स रेपो रेट में एसबीआई इनको लोन दे रहा है। क्या एसबीआई लोन देता है किसको? आरबीआई को। समझ गए? अब भैया ये एसबीआई क्या करेगा, अन्य जगह पैसे को घुमाने की बजाय ये जो 4% रेट बढ़ी है ना, आरबीआई ने बढ़ाई है रिवर्स रेपो रेट की, ये अपनी प्रतिभूतियों या लोन आरबीआई को दे देगा। समझ गए? सपोज़ करो बाज़ार में यदि 1000 रुपये हैं या बैंकों के पास 1000 रुपये हैं और इन्होंने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी, तो क्या होगा, जो एसबीआई बैंक है वो आरबीआई को क्या करेगा, लोन देने भागेगा। और लोन देने भागेगा सपोज़ करो 100 रुपये का भी लोन आपको दे दिया, तो आपके पास कितना पैसा रह गया? 900 रुपये रह गया। 900 रुपये रह गया तो मतलब क्या हो गया, बाज़ार में अब देखो अब कंडीशन क्या बनती है। ये बैंक है, बैंक के पास पैसा कम हो गया, पैसा कम हो गया तो भैया बाज़ार में सप्लाई कम हो गई, मुद्रा की आपूर्ति कम होगी। समझ गए? और मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, बाज़ार में पैसा कम हो जाएगा और आपकी महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। समझ गए? समझ गए भाई? अच्छा अब इसमें देखो बड़ी गणित लगाने की कतई दिक्कत नहीं है। अब राहुल बोलता है क्यों देगा, देखो ये राहुल बेसिकली ये ना मैंडेटरी हो गया एक तरीके से। जैसे अगर रेपो रेट बढ़ा दी, और वैसे भी क्या होता है जितने भी बैंक्स होते हैं दौड़ दौड़ के पैसा देते हैं भैया, किसको? बैंक को देते हैं। 4% पे बड़ी सेफ उनकी लैंडिंग हो जाती है। समझ गए? अगर 4% पे कोई लोन लेने आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, और वो भी 1 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, तो भैया वो देख लेते हैं कि बैंक में इस दौरान यदि मार्केट में आपके मांग नहीं है लोन की, तो ये कहाँ चले जाते हैं लोन लेने? आरबीआई के पास चले जाते हैं। मतलब आरबीआई को लोन दे देते हैं। समझ गए? आरबीआई को लोन दे देते हैं। तो ये तो था आपका खेल भैया रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का। क्लियर है? इसको इतना ही देखो, है ना। अब तीसरा तरीका कौन सा है भैया? ये LF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड, अतिरिक्त तरलता का अवशोषण। ये क्या होता है? देखो इसमें शब्दों में लिखा हुआ है, ये भी मैंने आपसे चर्चा करी थी। जो एक्सेस आपके पास तरलता है उसको अवशोषित कर लो। और वो अवशोषित कैसे करते हो? हम रेपो एक्सचेंज के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? रेपो एक्सचेंज के माध्यम से करते हैं। समझ गए? और एक्सेस आप कैसे करोगे भैया? आप बाज़ार से पैसा ले आओगे, मतलब कि भैया बाज़ार से आप लोन ले लोगे। समझ गए? लोन जब ले लोगे तो आपके बाज़ार से तरलता को आप अवशोषित कर लोगे। स्पष्ट है? लो मैं आपको यहाँ थोड़ा समझाता हूँ। यदि आपके बाज़ार में तरलता अधिक है तो आप क्या करोगे? प्रतिभूतियों को बेचोगे बाज़ार में। प्रतिभूति को बेचोगे तो उससे क्या होगा? बाज़ार का जो कैश है वो आरबीआई के पास आ जाएगा। और तरलता अगर आपके पास कम है तो इसी का उल्टा कर दोगे, आप प्रतिभूति खरीदोगे और बाज़ार में कैश पहुंचा दोगे, तो जिससे क्या होगा? आपकी तरलता वापस आ जाएगी। क्लियर? अच्छा तीसरा ऑप्शन क्या है प्रतिभूतियों को बेचने खरीदने का? वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या है?
ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। क्या बोलते हैं? खुले बाजार की क्रियाएं। अब ये खुले बाजार की क्रियाएं समझ लेते हैं। देखो, इसको समझने से पहले थोड़ा सा आप फाइनेंशियल मार्केट के बारे में मुझसे चर्चा कर लो। ये मैंने आपसे ऑलरेडी पहले चर्चा कर रखी है। स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, सारी हमने टर्मिनोलॉजीज़ को समझ लिया था। मैंने आपसे कहा था भैया, एक होता है मुद्रा बाजार, एक होता है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार शॉर्ट टर्म का होता है, मतलब एक वर्ष से कम का जो भी हम व्यवहार करते हैं बाजार में खरीद बेचने का, वो सारा क्या कहलाता है? आपका मुद्रा बाजार के अंतर्गत होता है। मुद्रा का ध्यान रखना, मुद्रा का खरीद बेच। उसी तरीके से पूंजी बाजार में 1 साल से अधिक के जो ये व्यवहार होते हैं, ये आपके कहलाते हैं कैपिटल मार्केट के अंतर्गत आते हैं, लॉन्ग टर्म। और पूंजी बाजार मतलब लॉन्ग टर्म। अच्छा, मुद्रा बाजार में आपने देखा था सरकार द्वारा, मुद्रा बाजार में आप कैसे लेन देन करेंगे? जैसे ट्रेजरी बिल इशू करती है गवर्नमेंट, और ये कैश मैनेजमेंट बिल करती है। ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल, ये सरकार क्या करती है? शॉर्ट टर्म के लिए अपने पास पैसा लेके आती है। और एक होते हैं हमारे कैश मैनेजमेंट बिल, समझ गए? और भैया जो सरकारी संस्थाओं के अलावा निजी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, उनको कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं। और पूंजी बाजार में भैया प्राथमिक और द्वितीयक दो हमने बाजार समझे थे। प्राथमिक बाजार मतलब पहली बार आप लेन देन कर रहे हो, प्रतिभूतियों का खरीद बेच कर रहे हो, तो वो किस में आती हैं? वो आती हैं भैया पूंजी बाजार में। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स के माध्यम से इसमें व्यवहार करती है। और निजी फर्म क्या करती है? जैसे मेरी निजी कंपनी है, तो मैंने शेयर लॉन्च किए सबसे पहली बार। सपोज़ करो जैसे कि मैंने कोई पेन पहली बार ख़रीदा, और फिर मैंने उसी पेन को दोबारा बेचने के लिए किसी बाज़ार में डाल दिया, तो वो कौन सा मार्केट हो जाएगा? सेकेंडरी मार्केट होगा। जैसे कि भैया मैंने कोई कार खरीदी, कार खरीदने के बाद मैंने ये रीयूज़ कार वाले होते हैं ना, उनकी दुकान पर सजा दी इसको बेचने के लिए। तो ये तो मेरा प्राइमरी मार्केट से पहले मैंने खरीदी, और ये दोबारा मतलब मैं बेच रहा हूँ। ये कहाँ पर बेच रहा हूँ? सेकेंडरी मार्केट में। और इस मार्केट में जो भी खरीदारी करने आएगा, ये सेकेंड हैंड कार खरीदने जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? परचेज़र हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट से। इसी तरीके से भैया ये जो आईपीओ या शेयर्स किसी कंपनी के पहली बार जब मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं, ऑफ़र किए जाते हैं पब्लिक को, उसको पहली बार जब आप ख़रीदते हैं सीधे कंपनी से, और उसके बाद आप यदि जैसे मैंने टाटा का कोई शेयर डायरेक्ट टाटा से ख़रीदा, आईपीओ निकाला था ने, पहली बार पब्लिक ऑफरिंग निकाली अपनी कंपनी की, ये मैंने कागज़ का टुकड़ा इनसे ख़रीदा, और ये ख़रीदने के बाद मैंने स्टॉक एक्सचेंज में जाके इसको बेच दिया, तो देखो टाटा के साथ मेरी तो खरीद बिक्री हुई थी, वो क्या कहलाएगी? प्राथमिक कहलाएगी। लेकिन टाटा के बाद जो मैंने ख़रीदा और उसको मैंने स्टॉक एक्सचेंजेस से जो खरीद बिक्री या विनिमय किया, वो द्वितीयक बाजार का अंग कहलाता है। समझ गए? मतलब रीसेल कर दिया स्टॉक एक्सचेंज में। अब हम ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ लेते हैं। देखो, ये वित्तीय बाजार की थोड़ी सी रिकैप मुझे आपसे चर्चा करनी आवश्यक थी। तीसरा भैया, सरकार के अकाउंट में प्रतिभूतियों की बिक्री कैसे की जाती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। क्या बोला मैंने? खुले बाजार की क्रियाएं। ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में मैंने आपको चर्चा कर रखी है, पुनः एक बार चर्चा कर लेता हूँ। वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया था, एक बार पुनः हम देख लेते हैं कैसे भैया ओपन मार्केट ऑपरेशन में सरकार के कोष में या अकाउंट में हम प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करते हैं। देखो, आरबीआई क्या करता है? बाजार में सरकारी प्रतिभूतियाँ, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और कैसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़? शर्त मुक्त अनकंडीशनल क्रय विक्रय को खुले बाजार की क्रिया कहा जाता है। समझ गए? मतलब कि आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं शर्त मुक्त, ध्यान रखना, कोई शर्त नहीं होती जैसे रेपो और रिवर्स रेपो में होती है, शर्त मुक्त सेल परचेज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। समझ गए? और देखो ध्यान रखना, खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति नियंत्रित करता है। ये मतलब मुद्रा की सप्लाई को नियंत्रित करने का एक उपाय है। अच्छा, सेल किया तो क्या हो गया? पैसा गवर्नमेंट के पास आ गया, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में सेल कर दी। तो देखो भैया, पुनः एक बार बोल देता हूँ, जैसे कि आरबीआई है, ये आपकी सिक्योरिटीज़ को यदि आपने सेल कर दिया, प्रतिभूतियों का आपने सेल कर दिया, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भैया सेल करने के बाद ये तो प्रतिभूति चलेगी बाजार में, मार्केट में। मार्केट से मेरा तात्पर्य कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। अब आप कोई चीज़ आरबीआई ने सेल करी तो मार्केट इसका पैसा दिया, ये यहाँ से पैसा क्या हो गया भैया? कम हो गया। मार्केट से पैसा जा रहा है ना, ये मार्केट से पैसा चले गया वापस, तो मार्केट से पैसा चले गया आरबीआई के पास। इससे क्या हो गया? आपने मुद्रा मार्केट से कम कर दी, मुद्रा मार्केट से
कम कर दी। पुनः बोलूं कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों का विक्रय का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था से मुद्रा का निकालना, अर्थव्यवस्था से मुद्रा का निकालना, समझ गए। और इसी प्रकार से यदि मैं परचेज करता हूँ, इस परचेज मतलब कि यदि क्रय करते हैं तो क्या सिनेरियो बनेगा, देख लो, बड़ी सिंपल सी बात है। आरबीआई करता है तो भैया ये लो आरबीआई, ये थी भैया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, समझ गए। और हमने क्या कर ली, आरबीआई ने परचेज कर ली। अब परचेज कर ली तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इस बैंक के पास थी, उस बैंक को इसको पैसा देना पड़ेगा, समझ गए। अब पैसा देना पड़ेगा तो क्या हो गया, मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई। मतलब कि दो स्टेटमेंट बन गए, ये लिख लेना कि यदि आरबीआई प्रतिभूतियों को बेचता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा को निकालना तथा मुद्रा को निकालना कहा जाता है, समझ गए। और क्रय करता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा को डालना। ये दो स्टेटमेंट ध्यान रखोगे, ये लिख लेना ओपन मार्केट ऑपरेशन में स्टार्टिंग में कहीं एक बॉक्स बना के कि भैया यदि हम सेल करते हैं मतलब कि विक्रय करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, प्रतिभूतियों को अर्थव्यवस्था से मुद्रा को निकालना। और यदि हम परचेज करते हैं तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा को डालना। छोटा सा कॉलम बना के लिख लेना, समझ गए। और इससे भैया हम हमारी अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी मतलब तरलता को भी समायोजित कर लेते हैं। बढ़ाना, कम करना, ये सारे काम ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी काम में ली जाते हैं। स्पष्ट है। चलो अब देखो एक और बात का ध्यान रखो, ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है ना, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन केवल ऐसा नहीं है कि केवल हमारे साख ही नियंत्रित करते हैं। साख नियंत्रण के साथ साथ हमारी मौद्रिक नीति के नियंत्रण करने के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात भैया, हमारे देश की राजकोषीय यंत्रों के रूप में भी हमारी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं, रेगुलेट करते हैं। स्पष्ट है। क्या बोला मैंने, इसको रिवाइज कर देता हूँ, लिख लेना। ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की क्रियाएं का प्रयोग न केवल साख नियंत्रण, अंग्रेजी वाले विद्यार्थी क्रेडिट कंट्रोल, और मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी के अस्त्र के रूप में ही नहीं है, इन दोनों को कंट्रोल करने मतलब इन दोनों को कंट्रोल करने का अस्त्र के रूप में ही काम में नहीं आता ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, बल्कि इसका प्रयोग सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के माध्यम से या अपने राजकोषीय यंत्र के रूप में भी किया जाता है। समझ गए। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान कर लेना। एक दोस्तों बैंक रेट भी मैंने आपसे चर्चा करी थी। सामान्य भाषा में बैंक रेट क्या होती है, आरबीआई जो कमर्शियल बैंक्स को मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंक को जो लोन देता है ना, और ये लोन जिस दर पे देता है उसी को क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलती हैं, है ना। ये लॉन्ग टर्म होता है, समझ गए, ये लॉन्ग टर्म होता है। स्पष्ट है। ये आरबीआई कमर्शियल बैंक को यदि लोन देता है तो इसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। और इसी दर के माध्यम से, इसी बैंक रेट के माध्यम से आपके आगे लोन की दर तय होती है। क्यों होती है भैया, आरबीआई से यदि कमर्शियल बैंक को 4% में लोन मिलता है तो क्या आपको 4% से कम में बैंक लोन देगा, नहीं देगा ना, इससे बढ़ाकर ही देगा ना। वो अपने खर्चे भी जोड़ेगा, अपना लाभ भी जोड़ेगा। जो मैंने आपको एक टर्म बताया था स्प्रेड रेट, वो अपनी स्प्रेड रेट भी तो बढ़ाएगा। 7% यदि 4% पे उसने लोन लिया और 7% पे आगे देता है तो उसको 3% का लाभ दिखाएगा। समझ गए। तो ये बैंक रेट आपके लिए क्लियर है। ये पहले भी मैंने आपसे चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन पुनः मैं आपसे एक बार ध्यान करा दिया मैंने आपको चलते चलते। भैया बैंक रेट भी देखते चले। देखो मैं आपके साथ एक चीज़ और इसमें भी डिस्कस करूँगा। 2012 में ध्यान रखना दोस्तों, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो मैंने आपसे चर्चा करी थी वो चालू करी थी, है ना। तो 2012 से ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इसके साथ आपके बैंक रेट को जोड़ दिया गया, है ना।
और MSF भी भैया अपन ने देखा ही था, मार्जिन ऑफ स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। आपको वैसे ध्यान ही होगा कि भैया अपना 1% ऑफ NDTL नेट डिमांड और टर्म लाइबिलिटी का 1% तुरंत आप क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। हाँ, ये किससे प्राप्त कर सकते हो, RBI से। ये आपको फैसिलिटी दे रहा है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये भी आपसे चर्चा तो वैसे कर ली थी, 2012 में चालू हुआ था। और सामान्यतः ये जो आपका जो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो रेपो रेट होती है ना, रेपो रेट से ये अधिक ही होती है ना, रेपो रेट से सामान्यतः 1-1.5% अधिक की दर पर आपको ये मिलता है ना। वर्तमान में जो MSF है ये 4.65% है और रेपो रेट आपकी है 4%। मतलब रेपो रेट 4 है तो ये MSF कितनी है, 4.65% है। ये थोड़ी ज़्यादा होती है इससे। और तुरंत आपको मिल जाता है 1% ऑफ NDTL। इसमें भैया आपको कोई सिक्योरिटीज़ वगैरह देनी नहीं पड़ती, तुरंत ही आपको मिल जाता है इसमें लोन। अच्छा, अब बच्चों ध्यान करो, ये हमने अभी जो देखा है ना, इसके बाद मैं आपसे जो डीमोनेटाइजेशन का काम हुआ था ना, डीमोनेटाइजेशन के बारे में आपसे अच्छे से चर्चा करूँगा। क्या डीमोनेटाइजेशन के बारे में, कि डीमोनेटाइजेशन में सर वो CRR का क्या हुआ होगा, इतनी सारी डिपॉजिट आ गई होगी और सरकार ने उसको कैसे मेंटेन किया होगा, वह सिनेरियो में जयपुर पहुंच जाऊंगा आज शाम तक। और उसके बाद मैं आपको तुरंत ही उसका लेक्चर ले लूँगा। किसका, जो नया मैं एस्पेक्ट्स आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। एक चर्चा तो मैं आपसे करना चाहता हूँ जो डीमोनेटाइजेशन के अंतर्गत कैसे भैया बैंकिंग ने अपनी प्रणाली को चुस्त दुरुस्त रखा, मतलब RBI ने उनके ऊपर क्या रेगुलेशन लगवाया। उसके बाद में आपसे जो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी है हमने देखा था। इसके बाद एक होता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, उसका भी इतिहास देखेंगे। कैश मैनेजमेंट बिल है उसके बारे में समझ लेंगे। और ओपन मार्केट ऑपरेशन और ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इसका भी अंतर समझ लेंगे। और ये मैं आपको वाइट बोर्ड पर स्वयं समझाना चाहूँगा, है ना। ये मैं आपको इस पर नहीं समझाना चाह रहा, ब्लैक अपने डिजिटल बोर्ड पे। ये भी बड़ा लाभदायक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भैया मैं उपलब्ध ही नहीं था जयपुर में, इसी निमित्त ये मैंने तुरंत आपको बना के ये पोस्ट कर रहा हूँ आपको। तो ये आप एक बार देख लेना ना। और कोई भी इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की शंका हो तो बेझिझक मुझे व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप नंबर आप सभी जानते ही हो, मार्केटिंग 8619059759। चलिए दोस्तों, आज यहीं पर इसको समाप्त करेंगे। मौद्रिक नीति के हमने तीनों प्रकार देख लिए। कल हम जो देखेंगे बैंक का अन्य कार्य देखेंगे, जैसे कि तीसरा कार्य देखेंगे बैंकों के बैंक के रूप में क्या करता है। वित्त बाजार का विनियमन एवं साख नियंत्रण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे करता है, इसको भी हम कल समझेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।